हेलो स्टूडेंट्स, हम लास्ट लेक्चर के अंदर स्पेक्ट्रा स्टडी कर रहे थे और उसी का आगे कंटिन्यूशन हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को स्टडी करेंगे। यहाँ पे आज स्ट्रक्चर ऑफ एटम को प्रेडिक्ट करने में बहुत ज़्यादा असिस्ट करता है टॉपिक हमें। सो लेट वी स्टार्ट। क्या है ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा? ये आप देखिए, इधर मैंने एक बल्ब लिया हुआ है जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस फिल किया है। काफ़ी लो प्रेशर पे हाइड्रोजन गैस यहाँ रखा गया है और यहाँ से मैं इसे कुछ एनर्जी प्रोवाइड करने वाला हूँ। यहाँ से कुछ रेडिएशंस निकलेंगी बल्ब से। उसको जब मैं प्रिज्म से पास करता हूँ और निकलने वाली रेडिएशंस को फोटोग्राफिक फिल्म पे ऑब्ज़र्व करूँगा तो मुझे यहाँ डिफरेंट रेडिएशंस रिसीव होंगी, जिनको मैंने यहाँ 5 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। ये आप टॉप पे देख पा रहे हैं, ये कुछ रेडिएशंस हैं जिसको मैंने नाम दिया लाइमन सीरीज़, बामर सीरीज़, पास्चन सीरीज़, ब्रैकेट सीरीज़ एंड फंड सीरीज़। ये 5 तरह की रेडिएशंस हम ऑब्ज़र्व करते हैं हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा के दौरान। एक और 6 सीरीज़ भी है, हेम्फ्रे सीरीज़, बट 5 तक हम लोग पढ़ेंगे, हमारा काम इजीली चल जाएगा। ये जो लाइमन सीरीज़ की रेडिएशंस हैं, ये पर्टिकुलरली यूवी रेंज की रेडिएशंस हैं। बामर सीरीज़ विजिबल रेंज की रेडिएशन है और बाकी जो ये आपको दिखाई दे रही हैं ये इंफ्रारेड रेंज की रेडिएशंस हैं। अगर मैं इन रेडिएशंस का वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी या उनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें कैलकुलेट करना चाहूँ तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, रेडबर्ग फॉर्मूला। ये रेडबर्ग फॉर्मूला आपको इस हाइड्रोजन से निकलने वाली सभी रेडिएशंस का लैम्डा, फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर या वेवलेंथ कैलकुलेट करने में असिस्ट करता है। फॉर्मूला क्या है देखिए आप, न्यू बार दैट इज इक्वल टू आर 1/n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर z स्क्वायर। न्यू बार ये वेव नंबर है, लैम्डा का रेसिप्रोकल, आर एक कांस्टेंट है, रेडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं इस आर को। वैल्यू है 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स में भी आप याद रख सकते हैं 10⁻⁷ मीटर इनवर्स अप्रॉक्सीमेट है, या आप 1.09 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स भी रिकॉल कर सकते हैं। जेड वो एटॉमिक नंबर है। जैसे मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली हाइड्रोजन गैस फिल किए हुए हूँ तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर मैं यहाँ कोई दूसरी गैस भर देता हूँ लाइक हीलियम या कोई भी और, तो मुझे उस पर्टिकुलर एटम का एटॉमिक नंबर यहाँ पे पुट करना होगा एज ए जेड की वैल्यू। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पे ही एप्लीकेबल है। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज मीन्स सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन्स हो। तो अगर मैं एटम्स की बात करूंगा तो सिर्फ हाइड्रोजन ही है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। हीलियम उसके पास 2 होते हैं तो मैं हीलियम प्लस ले लेता हूं, अब उसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। लिथियम आप देख सकते हैं टोटल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन मैं लिथियम आयन ले लूँ, लिथियम 2+, तो उसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये जो स्पीसीज हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, सिर्फ इनके ऊपर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल रहेगा। ओके, न्यू बार पता चल गया, आर पता चल गया, जेड पता चल गया। अब ये n1 और n2 क्या हैं? ये n1 और n2 एक्चुअली कुछ नंबर्स हैं। अलग अलग सीरीज़ में ये अलग अलग नंबर्स हैं। जैसे मैं अगर लाइमन सीरीज़ देखूं तो इस लाइमन सीरीज़ में n1 का वैल्यू 1 है और n2 का वैल्यू 1 से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है अप टू इन्फिनिटी। सिमिलरली बामर सीरीज़ में n1 का वैल्यू 2 है और n2 का वैल्यू 2 से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है अप टू इन्फिनिटी। और इसी तरह से बाकियों में देखूं तो n1 का वैल्यू 3 है और n2 का वैल्यू 3 से ज़्यादा कुछ भी हो जाएगा अप टू इन्फिनिटी। यहाँ पे n1 का वैल्यू 4 होगा, n2 का वैल्यू 4 से ज़्यादा कुछ भी हो जाएगा अप टू इन्फिनिटी। यहाँ n1 का वैल्यू 5 है और n2 का वैल्यू 5 से ज़्यादा कुछ भी हो जाएगा अप टू इन्फिनिटी। ये क्या है N1 N2?
हम लोग अभी तक के टॉपिक में कुछ भी शायद जज नहीं कर पा रहे कि ये कैसे नंबर्स हैं जो मैं लाइमन सीरीज़ को या बामर सीरीज़ को या बाकी सीरीज़ को प्रोवाइड कर रहा हूँ। और आज के इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमें ये बात अच्छे से पता भी नहीं चलने वाली। हम लोग कुछ आने वाले लेक्चर्स में बोज मॉडल को जब पढ़ रहे होंगे तो हम इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को वहाँ पे जाके इन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ जितना रिक्वायर्ड है एक बार सिर्फ उसी को समझने की कोशिश करनी है मुझे। ये जो डिफरेंट सीरीज़ आप देख रहे हैं हाइड्रोजन की, ये उन साइंटिस्ट के नेम्स पे हैं जिन्होंने इनके बारे में स्टडी किया, इनको फाउंड किया, तो ये सब उसी से रिलेटेड हैं उनके नेम्स। हम अभी फ़िलहाल एक बार इससे रिलेटेड कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स किस तरह से सॉल्व करने हैं उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे। हाँ, कुछ चीज़ों के बारे में डाउट बना रहा, N1 N2 क्या है नहीं पता चल पा रहा, ZR एक कॉन्स्टेंट टर्म है और न्यू बार वेव नंबर है, ये सब इन डिटेल हम लोग बोज मॉडल में ही समझने वाले हैं। तो उस टाइम के लिए आपको वेट करना है। मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ और फिर उस पर हम लोग वर्कआउट करेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन में वेवलेंथ पूछ रखा है और फर्स्ट लाइन बोला लाइमन सीरीज़ का कैलकुलेट करना है। मैं फॉर्मूला लिखता हूँ सबसे पहले। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कि जो न्यू बार है दैट इज़ इक्वल टू R 1/N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर इंटू Z स्क्वायर। और हमें पता है न्यू बार 1/λ होता है। तो पहला काम मैं कर रहा हूँ लैम्डा कैलकुलेट करना लाइमन सीरीज़ की फर्स्ट लाइन का। R का वैल्यू 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स में ये वैल्यू पुट की है मैंने। अगर आप 10⁻⁷ या 1.09 इंटू 10⁻⁷ में वैल्यू पुट कर रहे हैं तो दैट मीन आप मीटर इनवर्स में पुट कर रहे हैं, वो आपको ध्यान रखना होगा। N1 का वैल्यू लाइमन के लिए क्या बताया था 1, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया, माइनस N2 का वैल्यू क्या बताया था, तो आप उस टेबल को ध्यान दें, वहाँ मैंने लिखा है N2 का वैल्यू 1 से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5 एंड अप टू इन्फिनिटी। तो फिर वो जो इतनी सारी वैल्यूज़ थी मुझे कौन सी वैल्यू पुट करनी है, ध्यान से सुनिए आप। अगर आपको फर्स्ट लाइन का लैम्डा या वेव नंबर या कुछ कैलकुलेट करना है तो लाइमन के लिए फर्स्ट लाइन का जो N2 वैल्यू होता है वो 2 होता है, सेकेंड लाइन के लिए 3, थर्ड लाइन के लिए 4 और लिमिटिंग लाइन के लिए इन्फिनिटी। चलिए Z का वैल्यू, Z क्योंकि हीलियम प्लस का स्पेक्ट्रा है, ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा नहीं है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, ये हीलियम प्लस का स्पेक्ट्रा है जिसका Z वैल्यू 2 होता है और मुझे उसका स्क्वायर पुट करना है। बस ये सारा कैलकुलेट कर दीजिए आप, मैं यहीं छोड़ देता हूँ, सिंपल मैथमेटिक्स है। ये 1/1, ये 1/4, ये 2 का स्क्वायर 4, कुछ इस तरह से ये 109,677 इंटू इसको सॉल्व कीजिए 3/4 आ जाएगा, इंटू स्क्वायर कीजिए 4 आ जाएगा। ये सारा का सारा वैल्यू आपके पास 1/λ का आ रहा है, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिएगा तो वो हमारे पास वेवलेंथ होगा इन सेंटीमीटर्स, क्योंकि आपने ये सेंटीमीटर इनवर्स वाली वैल्यू रखी हुई है। आगे देखें, आगे बोलता है व्हाट इज़ द एनर्जी फॉर रेडिएशन ऑफ लिमिटिंग लाइन। पहली बात तो ये देखें आप, जब आप यहाँ पे 1/λ या न्यू बार निकाल रहे थे तो आप सीधे चले जाइए ना इस फॉर्मूले पे hc न्यू बार, तो ये फर्स्ट लाइन की रेडिएशन का एनर्जी निकलेगा। E जो था वो hc न्यू बार था, तो आप एनर्जी अगर निकालना चाहते हैं, फर्स्ट लाइन वाली बता रहा हूँ मैं, पूछी हमसे लिमिटिंग लाइन की है, मैं फर्स्ट की बता रहा हूँ अभी। तो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे h का वैल्यू पुट करूँगा, 6.6 10⁻⁻34 है। मैं c स्पीड ऑफ द लाइट पुट करूँगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और मैं यहाँ न्यू बार पुट करूँगा। और मैं ध्यान रखूँगा ये न्यू बार मुझे मीटर इनवर्स वाला पुट करना है। अगर आपने यहाँ सेंटीमीटर्स में कैलकुलेट कर दिया सेंटीमीटर इनवर्स में, तो आप उसको या तो मीटर इनवर्स में कन्वर्ट करें, या आप एक काम कर सकते हैं, c का वैल्यू आप 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर इनवर्स वाला पुट कर सकते हैं। जब आप c का ये वाला वैल्यू पुट करेंगे तो फिर ये सेंटीमीटर इनवर्स में चल जाएगा, लेकिन अगर आप मीटर इनवर्स में पुट कर रहे हैं तो फिर आपको c का वैल्यू मीटर पर सेकंड में ही पुट करना है। और अगर मुझे लिमिटिंग लाइन के लिए निकालना था
एनर्जी, तो मुझे सबसे पहले तो वही न्यू बार कैलकुलेट करना होगा। यहाँ पे मैं जो वैल्यू पुट करूँगा वो इन्फिनिटी की पुट करूँगा। 1 बाई इन्फिनिटी का स्क्वायर 1 बाई इन्फिनिटी 0 होता है, तो आप यहाँ पे फिर दोबारा से इसको कैलकुलेट करके एज इट इज़ एनर्जी की फॉर्म में उस आंसर को रिपोर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब की बार एनर्जी पूछा है स्पेक्ट्रल लाइन का लिथियम आयंस के केस में, तो चलो हम तो सबसे पहले वही न्यू बार निकालेंगे, उसके बाद बाकी कैलकुलेशंस हैं। सो न्यू बार दिस इज इक्वल टू R1 बाई N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। R का वैल्यू मैं मीटर इनवर्स वाला पुट कर रहा हूँ अब की बार 10⁻⁷, ये बात आप नोटिस करें। जेड का वैल्यू लिथियम आयन लिया गया है, मोनो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, एक इलेक्ट्रॉन है, लिथियम है, टोटल 3 होते हैं, 2+ चार्ज है यहाँ पे, तो Z का वैल्यू 3 और उसका स्क्वायर करना है मुझे यहाँ पे। अब N1 और N2 क्या है वो मुझे नहीं बता रखे यहाँ डायरेक्टली कि N1 N2 क्या होंगे, बट जिन दो लेवल्स में ट्रांजिशन है उन लेवल्स का सम 4 और डिफरेंस 2 है। सो मैं कुछ ऐसा कह सकता हूँ कि ये जो दो लेवल्स हैं, हालांकि अभी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है हमें कि ये कैसे लेवल हैं, ये तो हमें नंबर बताए गए थे, बट वो जैसे ही हम मॉडल पढ़ रहे होंगे बोर का तो वहाँ हम इस बात को और ज़्यादा इलेबोरेट कर पाएंगे। बट अभी आप समझ लें ये जो नंबर्स हैं यही कुछ लेवल्स हैं उनके, तो उसका जो सम है N1 + N2 वो हमें 4 बता रखा है, और जो डिफरेंस है डेफिनेटली N2 की वैल्यू N1 से ज़्यादा है, तो वो जो डिफरेंस है वो आपका 2 है। तो यहाँ इन दो इक्वेशन से अगर आप N1 और N2 का वैल्यू कैलकुलेट करें तो आप पाएंगे कि N1 का वैल्यू 1 आता है और N2 का वैल्यू 3। ये आप करके देख लीजिएगा। अब मैं इसको अगर सोल्व करता हूँ तो दिस इज़ 10⁻⁷, 1 माइनस 1/9, दैट मीन्स सोल्व करेंगे तो ये 8/9 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 9। सो अब आप इसको सोल्व करके यहाँ से वेव नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये जो आपका आंसर होगा ये मीटर इनवर्स में होगा। मुझे एनर्जी निकालना था, सो एनर्जी इज Hc न्यू बार। H का वैल्यू आई नो 6.6 10⁻⁻34 C मीटर पर सेकंड वाला पुट करूंगा, और न्यू बार जो आप यहाँ से लेके आएंगे उसको पुट करूंगा। ये आपके पास एनर्जी फॉर 1 फोटोन्स होगी, फॉर 1 रेडिएशन होगी। आप एज इट इज़ भी रिपोर्ट कर सकते हैं फॉर सिंगल फोटोन, या एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करके पर मोल में भी इस आंसर को रिपोर्ट कर सकते हैं। सो बहुत सारी दिमाग में परेशानियां हैं कि क्या ये N1 N2 थे, कैसे ये लेवल्स थे, क्यों लाइमन के लिए मैं 1 बोल रहा था, बामर के लिए 2 बोल रहा था, और क्यों मैं N2 की वैल्यू अप टू इन्फिनिटी बोल रहा था। ये सब बातें अभी हमारे सामने एक समस्या की फॉर्म में है जिनको हम बोर्स मॉडल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो टिल दैट हम बस इनके क्वेश्चंस पे ही वर्कआउट करके एक बार बोर मॉडल की तरफ बढ़ने की दोबारा से कोशिश करते हैं। कुछ बहुत ही आसान एटॉमिक पैरामीटर्स को हम लोग यहाँ स्टडी करते हैं। हालांकि मुझे लगता है काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने ये लोअर क्लासेस में पढ़ी होती हैं, बट एक बार हम थोड़ा रिफ़्रेश करेंगे उन सबको। एटॉमिक नंबर क्या है? किसी भी एटम का एक परफेक्ट स्पेसिफिक यूनिक नंबर है एटॉमिक नंबर, जिसको मैं Z से रिप्रेजेंट करता हूँ। यहाँ लिखा जाता है लेफ़्ट साइड में बॉटम पे। ये उस पर्टिकुलर एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताता है कि उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स होंगे। हमारे पास 118 एलिमेंट्स नोन हैं, उन सभी 118 एलिमेंट्स को एक पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर असाइंड है 1 to 118। जैसे हाइड्रोजन का 1 है, लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4 है, सोडियम का 11 है, पोटेशियम का 19 है, ऐसे सभी का एक पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर असाइंड है। ये जो एटॉमिक नंबर वैल्यू होता है ये उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिफ्लेक्ट करता है। एक मास नंबर है A, यहाँ टॉप पे लिखा जाता है। इसको मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड दिस इज सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम है मास नंबर। समटाइम हम कंफ्यूज रहते हैं, एटॉमिक मास और मास नंबर वैल्यूज़ एक जैसी दिखती हैं बट दोनों अलग चीज़ें हैं।
एटॉमिक मास एक रिलेटिव एटॉमिक मास है जो कार्बन C12 आइसोटॉप से कंपेयर करके कैलकुलेट किया गया है, जिसका एक पर्टिकुलर यूनिट है। जबकि मास नंबर एक काउंटिंग है, एक नंबर है जो हमेशा होल नंबर में रहेगा, कभी फ्रैक्शन में नहीं होता। एटॉमिक मास फ्रैक्शन में हो सकता है। तो हमें कई बार कन्फ्यूजन होता है कि ये तो दोनों एक ही बातें हैं। दोनों एक चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है। मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम है। किसी भी एटम में अगर उस पर कोई चार्ज नहीं है, एटम पे वैसे कोई चार्ज होता ही नहीं है, अगर चार्ज होगा तो वो आयन बन जाएगा, तो वहाँ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का काउंट एग्जैक्टली सेम होता है। सो मैं ये कह सकता हूँ कि प्रोटॉन्स दे आर एग्जैक्टली सेम एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम। बट अगर मैं आयन में बात करूँ तो आयन में ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर प्रोटॉन से कम या ज़्यादा हो सकता है। हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि यहाँ जब आप एटॉमिक नंबर कह रहे थे तो आपने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बजाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं कहा? क्योंकि किसी भी स्पीसीज का प्रोटॉन्स का नंबर यूनिक है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर यूनिक नहीं है। वो कम ज़्यादा हो सकते हैं उस पर्टिकुलर एटम में, बट प्रोटॉन्स का नंबर एग्जैक्टली सेम होता है। अगर किसी एटम के अंदर मैं प्रोटॉन्स का नंबर चेंज कर रहा हूँ तो दैट मीन मैं उस एटम को ही चेंज कर रहा हूँ, वो कोई नया ही एटम बन जाएगा, वो वही पुराना आपका ओरिजिनल एटम नहीं रहेगा। तो ये तीन बेसिक हमारे पास जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स रहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, वो हम यहाँ इस A और Z की वैल्यू से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर सपोज कीजिए एटम की बजाय पिक्चर में कोई मॉलिक्यूल हो, लाइक जैसे मैं वाटर पुट कर रहा हूँ और मुझसे कोई पूछ लेता है कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स होंगे, तो मैं इंडिविजुअली इनके अंदर जो एटम्स प्रेजेंट हैं उनके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेट करूँगा, उनका सम अप करके पूरे वाटर मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रिपोर्ट कर दूँगा। यहाँ मैंने इधर भी कुछ 5 टर्म्स लिखी हैं, कुछ आप लोग नॉन हैं उनसे, मैं रिपीट कर देता हूँ, और कुछ नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए मैंने लिखा है आइसोटॉप्स क्या होते हैं। किसी एक एलिमेंट के 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट एटम्स को अगर हम एनालाइज करें, जैसे मैं यहाँ पे कार्बन के एटम्स ले लेता हूँ, ये मेरे पास कार्बन के एटम है किसी एक सोर्स में, और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो एटम्स प्रेजेंट हैं उन सब में प्रोटॉन्स का काउंट सेम है 6, बट जो मास नंबर है वो डिफरेंट है। कुछ एटम्स में 14 है, कुछ में 13 है, और बहुत सारों में 12 है। तो अगर मैं इस कार्बन की सैंपल में डिफरेंट एटम्स को एनालाइज करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि सभी एटम्स एटॉमिक नंबर सेम पोजेस किए हुए हैं, बट कुछ एटम्स का मास नंबर डिफरेंट है। तो उन्हीं स्पीसीज को जिनका मास नंबर डिफरेंट है मैं बोलता हूँ कि दीज आर आइसोटॉप्स। थोड़ी कैलकुलेशंस करूं तो मैं सिर्फ यही पाऊंगा कि इनमें सिर्फ न्यूट्रॉन्स का नंबर ही डिफरेंट है। जैसे आप ये देखें, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन था 14 और ये 6 प्रोटॉन्स थे, तो न्यूट्रॉन्स का काउंट 8 है, यहाँ पे वो 7 है और यहाँ पे वो 6 है। तो बेसिकली आइसोटॉप्स के अंदर न्यूट्रॉन्स के नंबर का डिफरेंस रहता है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स वो एग्जैक्टली सेम होते हैं। आइसोबार्स, ये 2 डिफरेंट एलिमेंट्स की स्टोरी है। जैसे मैं यहाँ पिक्चर में 2 डिफरेंट एलिमेंट ले आता हूँ, एक मेरे पास सपोज करें पोटेशियम है और एक कैल्शियम है। तो अगर मेरे पास पोटेशियम और कैल्शियम के एटम्स हैं तो मैं देखूँगा उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, बट मास नंबर दोनों का सेम है। ये आइसोबार्स हैं। वहाँ पे एटम्स एक ही एलिमेंट के थे, उनके मास नंबर में डिफरेंस था। यहाँ एटम 2 डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं, उनका मास नंबर सेम है। ये आइसोबार्स है। तीसरा मैंने यहाँ लिखा हुआ है आइसोटॉन्स। आइसोटॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसको देखें आप, ये मैंने कार्बन का एक पर्टिकुलर आइसोटॉप लिखा है C614 और ये मेरे पास ऑक्सीजन है 816। दोनों में आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करें, A माइनस Z वो न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। तो यहाँ 14 माइनस 6 करेंगे तो आपके पास 8 न्यूट्रॉन है, ये भी आपके पास 8 न्यूट्रॉन्स हैं। तो ऐसी स्पीसीज जहाँ पे न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम है उनको हम बोलते हैं आइसोटॉन्स। एक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स।
सेम इलेक्ट्रॉन्स अगर हों तो उन स्पीसीज को आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। ये देखिए आप, एक मैंने Na+ लिया हुआ है 1123, ये उसका एटॉमिक नंबर है, ये मास नंबर है, और एक मैंने F लिया हुआ है 919 नेगेटिव। तो इन दो स्पीसीज को ध्यान से देखें आप। अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ प्रोटॉन कितने हैं तो 11 प्रोटॉन्स होंगे क्योंकि Z का वैल्यू 11 है। न्यूट्रॉन्स कितने हैं तो 23 सम है, 11 प्रोटॉन्स हैं तो 12 न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। और सेम आप यहाँ पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का काउंट। बट मुझे इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं वो कितने हैं। तो जेन्युइनली अगर सोडियम को देखूं तो जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे 11, बट इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है। एक पॉजिटिव चार्ज मीन्स एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, 2 पॉजिटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी, या एक नेगेटिव चार्ज मीन्स एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, 2 नेगेटिव चार्ज मीन 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, 3 नेगेटिव चार्ज मीन्स 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आपके होंगे वो 10 होंगे क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है। जबकि यहाँ पे आप देखेंगे तो 9 प्रोटॉन्स थे, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा तो ये भी 10 इलेक्ट्रॉन पोजेस कर रहा होगा। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम है, बाकी कोई चीज़ नहीं देखनी मुझे, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो उस स्पीसीज को मैं बोल दूंगा कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। और ऐसी कुछ और स्पीसीज मैं यहाँ पे ऐड करूँ, लाइक यू सी 2 नेगेटिव ऑक्सीजन 16 ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा। कैलकुलेट कीजिए Mg1224 2+, ये भी 10 इलेक्ट्रॉन पोजेस कर रहा होगा। तो ये चारों स्पीसीज आई कैन से दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। एक लास्ट पॉइंट और देख सकते हैं आप यहाँ पे, आइसोस्टर्स। तो ये आइसोस्टर्स क्या होते हैं? इसमें 2 कंडीशंस देखनी है आपको। सेम एटॉमिसिटी होना चाहिए मॉलिक्यूल का और सेम इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक CO2 है और एक N2O है, दोनों की एटॉमिसिटी चेक करें, मींस कितने एटम से बने हुए हैं। तो ये भी 3 एटम से बना हुआ है, ये भी 3 एटम से बना हुआ है, तो एटॉमिसिटी सेम है। अब इलेक्ट्रॉन काउंट करूं, कार्बन के 6, ऑक्सीजन के 8, 2 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन के 7, 2 नाइट्रोजन लगे हुए हैं और 1 ऑक्सीजन। तो सॉल्व करने पे मुझे पता चलेगा दोनों स्पीसीज़ में 22 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3 एटम्स हैं, मींस सेम एटॉमिसिटी एंड सेम इलेक्ट्रॉन काउंट। That's why I am calling this as isosters. So next lecture के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, स्पेशली जो लास्ट में मैंने डिस्कस किया एटॉमिक नंबर मास नंबर का, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं हमारे पास, किस तरह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का काउंट कैलकुलेट करना है या किसी एटम का एटॉमिक नंबर कैसे कैलकुलेट करना है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के साथ हम बोर मॉडल को इंट्रोड्यूस करेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़ते रहिए। गुड बाय।